तो हम लोग पिछले क्लास में जितने लोग थे सब लोग पढ़े होंगे, सभी लोग थे लगभग लगभग। फिर से जो लोग मान लो बाद में कुछ देखेगा तो बता देना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो ये जेनेटिक मटेरियल था, ये उसकी पैकेजिंग पढ़े थे ना। जो डीएनए था उसको पैक किया गया था। डीएनए को पैक क्यों किया गया था? क्योंकि अगर उसको डीएनए को पैक नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में अट नहीं पाएगा। बस हमारे अटना समझते हो ना? मतलब उसकी लंबाई इतना बड़ी हो जाएगी कि हमारे बॉडी में वो आएगा नहीं। उसको हम लोग क्या करते हैं, घुमा घुमा के पैक करके तब उसको अरेंज करके रखा गया है। जैसे कपड़े तुम लोग जाते होगे ऐसे बिखरा देते होगे, मम्मी लोग उसको पैक करके रखती होंगी। तो ऐसे बिखरा रहेगा तो पूरे रूम में एकदम तबाही मचा रहेगा। बात समझ रहे हो ना? हाँ। तो इसलिए तबाही ना रहे हमारे बॉडी के अंदर, इसलिए डीएनए को प्रॉपर पैक किया गया था। और वो कैसे कैसे, उसी को हम लोग बोला गया था पैकेजिंग ऑफ, दिखाई दे रहा था, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है। ये जो डीएनए खूबसूरत से दिखाई दे रहा है ना, ये सब इसके अंदर ये पैक है ना। और पैक करने का शऊर सबके पास नहीं होता है। कि मान लो कपड़े को फोल्ड करना है तो कोई भी कर सकता है जो मतलब सीखा है, जैसे जो दुकान वाले हैं उसको करके जल्दी जल्दी बना देते हैं। चलो, तो हम लोग ये सब पढ़े थे। और किस में कैसे पैकेजिंग होता था। H1 हिस्टोन कहाँ पाया जाता था डीएनए के किस पार्ट में? H1 जो हिस्टोन प्रोटीन था वो कितने टाइप का था? 5 टाइप का। 5 टाइप के थे। तो जो H1 हिस्टोन था, तुम थी, कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है इस कैमरे को छोड़ के, सब लोग थे। मतलब इसमें मतलब इसमें जो लोग देख रहे हैं बाद में देखेंगे वो ना रहे होंगे। अभी बाकी तुम लोग तो थे ही। अभी जो यहाँ पे देखेंगे या जो देख रहे हैं लाखों करोड़ों लोग, उसको तो बाद में देखेंगे। देखो, H1 हिस्टोन, H1 हिस्टोन जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पाया जाता है डीएनए के किस वाले पार्ट में? हाँ सुनो ध्यान से। ये जो है, इसको पैक किया गया। और पैक करने के बाद देखो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये देखो, ये ऐसे 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 तो होता है ना। बस बस पढ़ देता हूँ, हम बता रहे हैं। ये ऐसे दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये लिंकर डीएनए है। क्या है ये? तो यहीं पे तो होता है H1। यहाँ देखो ना, ये H1 कहाँ हो रहा है? ये आगे बढ़ेगा तो ये डीएनए क्या होगा? ये पूरा एक हिस्टोन प्रोटीन बन गया। इसको जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा? लिंकर डीएनए। उसके बीच में क्या पाया जाएगा? H1 हिस्टोन। और इसमें देखो क्या क्या होता है, देखो H2O, सॉरी H2A, H2B, H3, H4। तो 4 ये हुआ और एक ये हुआ, 5। तो कुल 5 टाइप के वो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। वो दोनों को इसको पैक किया जाता है। बात समझ रहे हो? और बात सुनो, देखो डीएनए का जो डीएनए है उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक की बेसिक? डीएनए का डीएनए एसिडिक होता है। और जो उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन रैप किया जाता है वो बेसिक होता है। इसीलिए एसिड में बेस मिला के उसको न्यूट्रल किया गया है। बस समझ रहे हो? और एक बात और है, जो डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज होता है और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसलिए दोनों को जब रैप कर देंगे तो निगेटिव पॉजिटिव मिल के उसको न्यूट्रल कर देगा। बस समझ रहे हो ना? ये भी होता था। और फिर उसके बाद ये हम लोग ये सब पढ़े थे। देखो ये ऐसे पैक होता है, ऐसे पैक करके एक क्रोमोसोम ऐसे बनता था। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बात पढ़े थे, क्रोमैटिन क्रोमैटिड सब समझ गए थे ना इसको क्या बोलते हैं, किससे क्रोमोसोम बनता है, किससे क्रोमैटिड बोलता है। अब ये हम लोग पढ़े थे फिर पिछले क्लास में, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी के अंदर, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या है, उसका डिस्कवरी कैसे किया। जैसे हम लोग पहले पढ़ लिए, क्योंकि हम तुमको पढ़ा दिए, जान गए कि क्या होता है उसमें। ये होता है न्यूक्लियोटाइड, वही जुड़ जुड़ के क्या बनता है? डीएनए, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड, यही बोलते थे ना। अब ये सब पढ़ चुके थे हम लोग। ये पूरा एक्सपेरिमेंट, ये 3 एक्सपेरिमेंट था। एक थे इनके ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट, जो इन्होंने डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने चूहे को मार के कुछ रिजल्ट आए थे। और उसके बाद फिर ये 3 साइंटिस्ट आए थे, ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लॉडी एंड मैक्लियन मैकॉर्टी। इन्होंने उसी के जो
जो वो वाला स्ट्रेन लिया था हीट किल स्ट्रेन, उसी पे एक बार प्रोटीएज डाले, दूसरा बार आरएनएज डाले, फिर डीएनएज डाले। तो डीएनएज और प्रोटीएज का मतलब क्या होता है, वो उसको खत्म करता है। तो अगर डीएनए होगा खत्म हो जाएगा, प्रोटीन होगा तो प्रोटीन खत्म हो जाएगा, आरएनए होगा तो आरएनए खत्म हो जाएगा। लेकिन लास्ट में किसने किसको किया, इसको किया, डीएनए को। तो ये तब इसको क्या पता चला, जो तब इन्होंने, ये तीनों लोगों ने मिल के डिक्लेयर किया बात को कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, डीएनए होता है। बात समझ गए। लेकिन हम एक बात बताए थे कि बेचारे ये तीनों मेल पर्सन थे, इनकी बात मानी नहीं गई थी, है ना। फिर इसके बाद एक अगला एक्सपेरिमेंट आया था, ये हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट। इसमें एक फीमेल आ गई थी, जिस वजह से इनकी बात को मान लिया गया था। बात समझ गए। तो इन्होंने बात ये भी वही कहे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और ये इसके पहले भी जो लोग किए थे वो भी बोले थे जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। लेकिन उनकी बात मानी इसलिए नहीं गई थी कि उस लोग बोले कि जो आप लोग ये बता रहे हो कि ये जो प्रोटीएज और आरएनएज है और डीएनएज है, इसको कोई जानता वानता नहीं है, ये तुम लोग अपने मन से मन गढ़ंत कहानी बता रहे हो, कोई नहीं जानता इसको। समझ गए। इसलिए उनकी बात को नकार दिया गया था। मेल और फीमेल की कोई मतलब नहीं था ऐसा, वो तो ऐसे बोल दिए मजाक के लिए। बस समझ गए। तो इसको लोग बोले कि ये प्रोटीएज को कोई जानता ही नहीं, तो हम कैसे मान लें कि ये प्रोटीन को खत्म करता है, आरएनए को खत्म करता है या डीएनए को खत्म करता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ तक हम लोग सब पढ़े थे एक्सपेरिमेंट। फिर यहाँ तक आते आते तुम लोग को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे रोक दिए थे। उसके बाद आज ये वाला पढ़ना है, पढ़ाए हैं उसको, है वो पढ़ा गया है। आरसीसीएस तीनों एक्सपेरिमेंट पढ़ गए थे। रुके थे यहाँ पे हम लोग, समझ गए। रुके थे हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे, ये प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कौन सा, आरसीसीएस वाले देखो अच्छा बता दे रहे हैं। ये लोग क्या किए, जैसे कि जेनेटिक जो मटेरियल होता है ना, उसमें देखो ये लोग सोचे या तो डीएनए होगा, या तो प्रोटीन होगा, या तो आरएनए होगा। और समझ गए। तो ये लोग क्या किए कि ई कोलाई, ये बैक्टीरियोफेज लिए, और एक ई कोलाई लिए। बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है, और ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। मतलब ये वायरस इन बैक्टीरिया को खाया करता है, ध्यान समझना। तो देखो इसमें ये लोग क्या ले लिए ना, एक मॉडिफाइड मतलब रेडियो एक्टिव सल्फर लिए, और एक में लिया रेडियो एक्टिव फास्फोरस। रेडियो एक्टिव मतलब होता है कि जो पहले था, जो नॉर्मल उसका, जैसे कि सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, वो सल्फर वेट कितना होता है, 30 पॉइंट कुछ होता है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये जो लिया गया 35 का लिया गया है। तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये रेडियो एक्टिव कहलाएगा। अब देखो सल्फर जो होता है ना, सल्फर डीएनए में नहीं पाया जाता। जो सल्फर होता है वो डीएनए में नहीं पाया। डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, और क्या होता है, शुगर होता है। सल्फर प्रोटीन में देखने को मिलता है। तो वो लोग सोचे अगर प्रोटीन होगा तो सल्फर काम करेगा, अगर डीएनए होगा तो फास्फोरस काम करेगा। तो एक बार क्या लिए, सल्फर। अब इसको रेडियो एक्टिव क्यों लिया गया, इसका रेडियो एक्टिव लेने का रीजन यही है कि जिससे अगर हम जब देखेंगे तो रेडियो एक्टिव रहेगा, तभी तो हमको दिख पाएगा। तो हम तभी जान पाएंगे ना कि अगर सभी सल्फर बराबर ही रहेगा तो हम देख के पहचान ही नहीं पाएंगे कि वही वाला है कि मेरा वाला है। तो इन्होंने अपना अलग से एक रेडियो एक्टिव सल्फर ले लिया, और क्या किया कि ये जो रेडियो एक्टिव सल्फर लेके उस मीडियम में इसको कल्चर किए, जो ये बैक्टीरिया फेज है इसको ग्रो कराए। जब ग्रो कराए तो उसके अंदर रेडियो एक्टिव वाला सल्फर चला गया होगा, बस समझ रहे हो। अब इस बैक्टीरिया फेज से ई कोलाई को मतलब कटवाए, मतलब वो क्या करे, उसको खाने का प्रयास करेगा। अब खाता है तो क्या करेगा, देखो जैसे ये ई कोलाई आएगा तो इसके अंदर जो यहाँ पे ना ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ये इसके अंदर डाल देगा ई कोलाई के अंदर। अगर मान लो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता तो जो ये सल्फर लिए हैं वो प्रोटीन चला जाता। अब ट्रांसफर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर होता है दूसरे में। तो यहाँ पे देखा गया जब ये डाले इसके अंदर, तो इसके अंदर प्रोटीन तो जाता ही नहीं है। जेनेटिक एक पीढ़ी से दूसरे, मतलब एक उससे दूसरे उसमें जो जा रहा है प्रोटीन जाता ही नहीं है, वो क्या जाता है, डीएनए। लेकिन ये लोग क्या लिए थे, सल्फर। तो इसके अंदर देखने को नहीं मिला। अब ये कहाँ मिल गया, बाहर। जो इसका जो रेडियो एक्टिव सल्फर था वो इसके बाहर जो ग्रो किए ई कोलाई, बैक्टीरियोफेजेज, वहां देखने को मिला। ई कोलाई के अंदर कोई भी प्रकार का वो रेडियो एक्टिव सल्फर देखने को नहीं मिला। तो इससे ये बात ये प्रूफ हुआ कि जो ये कंटेंट है, मतलब जो ये जार है वो प्रोटीन नहीं है। अब दूसरे में क्या लिए, डीएनए लिए, फास्फोरस लिए।
फास्फोरस लिया तो फास्फोरस में किया तो वही प्रोसेस किए और यहाँ पे देखने को मिला कि इनके अंदर वही रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिला। अब फास्फोरस किसका पार्ट है? डीएनए का। इससे ये बात प्रूफ हुआ। और ट्रांसफर क्या होता है? डीएनए। तो ये समझ पाए ना कि जो ट्रांसफर होता होगा वही दिखेगा। तो प्रोटीन ट्रांसफर हुआ नहीं, क्या ट्रांसफर हुआ? डीएनए। तो क्या देखने को मिला? फास्फोरस। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया? जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए है। तो इसीलिए ये लोग सिद्ध कर दिए और उनकी बात भी मान ली गई कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए होगा। बात समझ गए? अब देखो आगे, यहाँ तक हम लोग सब पढ़े थे तो की बात पे इसको दोबारा पढ़ा दिए हैं। यहाँ पे देखो, अब अगला है जो जेनेटिक मटेरियल है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसको थोड़ा समझना। इससे बहुत सारा क्वेश्चन, ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन है। अगर जब कोई क्वेश्चन आएगा नीट में तो एकदम इसी से आएगा, पूछेगा तो प्रॉपर्टी अगर आएगा तो पहले क्या होता है कि इसमें एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका यानी रेप्लिकेशन। जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं उनकी फोटोकॉपी होती है। फोटोकॉपी समझते हो ना? एक लगा, जितना निकालना हो निकाल लो। तो डीएनए हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, समझ रहे हो? तो उसका क्या बनेगा? नया डीएनए बनेगा, फिर डीएनए बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। और अगला है केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है इसमें। जैसे देखो बताए थे पिछले क्लास में, अभी फिर बताएंगे, दोबारा आगे मिलेगा। डीएनए में आरएनए में स्टेबल ज़्यादा कौन है? डीएनए में और आरएनए में ज़्यादा स्टेबल कौन है? आरएनए स्टेबल। हाँ तो देखो इसमें देखा, एक वर्ड इसमें लिखा है, इसमें जो है केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब जब इसका एक डायग्राम बन जाएगा जो जेनेटिक मटेरियल का है, तो इसमें सब कुछ जैसे केमिकल है वो बैलेंस वे में रहेगा। मतलब बैलेंस का मतलब यह कि ना कोई ज़्यादा एसिडिक रहेगा, ना कोई ज़्यादा बेसिक रहेगा, ना कोई ज़्यादा निगेटिव रहेगा, ना कोई ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसलिए देखो किया गया था, जो डीएनए था वो उसका नेचर था एसिडिक और जो हिस्टोन था उसका नेचर था बेसिक। दोनों को मिला के उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, तो इसलिए वो केमिकली एकदम बैलेंस होते हैं। और देखो स्ट्रक्चरल, देखो इसको ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि अगर 20 से इसे काटोगे तो बढ़िया बराबर भागों में बढ़ जाएगा, बटेगा ना। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब कुछ इधर ज़्यादा निकल इधर निकल। और देखने में देखो कितना सुंदर लग रहा है, आप समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? इसका स्ट्रक्चर भी और इसका केमिकल भी ये इसमें स्टेबिलिटी कंडीशन में देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल स्टेबिलिटी और समझोगे, मान लो कि किसी के घर में थोड़ा सा पैसे की कमाई उमाई कम हो रही है, तो वहाँ के लोग थोड़ा परेशान रहेंगे ना, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, हम घूमना जा रहे थे, हमारे पास घूमने की व्यवस्था नहीं है, ये करना चाह रहे हैं, कुछ मिल नहीं पा रहा है। अगर सब कुछ बैलेंस है तो कहीं भी आराम से जाएंगे, खुशहाल जीवन बीतेगा। समझ गए? तो तुम लोग भी चाहते यही हो, है ना, कि हमारा भी खुशहाल जीवन बीते। लेकिन जो ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन का एक नेचर होता है, तो क्या, जैसे एक वर्ड है हिंदी में, उसको बोलते हैं बुद्धिजीवी, इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। उसकी परिभाषा जानते हो क्या होती है? बुद्धिजीवी की परिभाषा ये होती है कि वो चीज पाने की कोशिश करता है जो कभी संभव नहीं है। बस समझ गए? हमेशा हमेशा वो वही चीज पाने का प्रयास करता है जो कभी संभव नहीं है। एग्जाम्पल देखो, किसी के पास साइकिल नहीं है, पूछेगा हमको साइकिल मिल जाए, फिर कहेगा यार बाइक मिल जाए, फिर कहेगा कार मिल जाए, फिर और आगे जाएगा, कार बहुत सारी क्वालिटी आती है ना, ये मिल जाए, हाँ फिर ये चाहिए। मतलब उसका जो है कभी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है और हमेशा हमेशा उस चीज को पाने का प्रयास करता है जो कभी संभव नहीं है। अगर अगर उसको पूरा इंडिया भी दे देना तो कहेगा अब हम दूसरे देश को कब्जा करना चाहते हैं। समझ गए? तो इस तरह से ये होता है। अब अगला देखो, ये प्रोवाइड द म्यूटेशन नीड फॉर द इवोल्यूशन। देखो याद करो, जब तुम लोग पढ़ा रहे थे रिप्रोडक्शन, एक वर्ड आया था वेरिएशन। अब वो किसके वजह से होता था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। जब उसमें लैंगिक जनन होगा तो क्या देखने को मिलेगा? विभिन्नता। बस समझ रहे हो? क्या मिलेगा? वेरिएशन। अब वेरिएशन का मतलब अगर वेरिएशन आएगा तो क्या देखने को मिलेगा? इवोल्यूशन। कभी बोलते हैं ना, तुम लोग सुने होगे ना, यार इसकी मम्मी इतना सुंदर है तो इसका बच्चा सुंदर होगा ना, ऐसे बोलते हैं। या इसका पापा इतना सुंदर है तो उसका लड़का ऐसा होगा। तो ये जो हो रहा है ना, और उसको बोलते हैं कि यार इनका जीन बहुत अच्छा है, ऐसे सुनो तुम लोग, इन लोगों का जीन बहुत अच्छा है तो जो लोग आएंगे बड़े अच्छे आएंगे। बात समझ रहे हो? लेकिन वो जो रीजन है उसका रीजन क्या है? वेरिएशन।
वेरिएशन कहाँ से आएगा? म्यूटेशन से। और म्यूटेशन कब कब बनेगा? जब चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जोड़ी जाएगी। समझ रहे हो? जैसे मान लो पापा इंडिया का, मम्मी रसिया की। समझ रहे हो? कितना मतलब कितना कितना क्या है, डिफरेंट है। तो अगर आप उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। तो अगर मान लो जो वेरिएशन आएगा वो वेरिएशन मतलब कुछ अलग टाइप का दिखेगा। बस समझ रहे हो? इसीलिए बस 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 देखो, इसीलिए इसीलिए जब शादी ब्याह करना चाहिए, अभी अभी सुनेंगे बाद में। ठीक है चलो। इसीलिए देखो, जब शादी ब्याह करना चाहिए तो बहुत पास में नहीं करना चाहिए, समझ गए? दूर करना चाहिए। मतलब कम से कम दूर नहीं, कम से कम दूसरा जिला तो होना चाहिए। मतलब इतना लोग लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में कर लेते हैं, कम से कम दो दो डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, समझ गए? अब आगे देखो, तो ये वेरिएशन कहाँ से मिलेगा? इवोल्यूशन कहाँ से आएगा? म्यूटेशन से। हालांकि जानते हो म्यूटेशन हमेशा सही नहीं होता। जैसे वेरिएशन आ गया, जिस तुम लोग कहानी सुना था कि म्यूटेशन कभी कभी हार्मफुल हो सकता है, हार्मफुल कभी। अब ये कैसे होता है, ये मतलब क्यों होता है ऐसा? देखो कैसे, मान लो, जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि अगर दो चीज को मिलाएंगे तो जो कुछ नया बनेगा, हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं है। बस ये ऐसे ऐसे मतलब एक प्रकार से हवा में तीर मारा गया, हो सकता है कुछ अच्छा बन जाए, तो वो खराब भी तो हो सकता है। कहानी सुनाए थे ना कि एक जो साइंटिस्ट था, वो बहुत मतलब बहुत उसका फेस जो है बहुत अच्छा नहीं था, मतलब देखने में एकदम पूरा से प्लेन था। उसको देख के लोग हंसते थे, यार ये कैसा है। उसका दिमाग बहुत अच्छा था। उसकी शादी हुई तो एक बहुत खूबसूरत कन्या मिली उसको। उसका दिमाग नहीं था लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी। तो उसने एक दिन पूछा कि काश कोई ऐसा बच्चा हो हम लोग का, जो दिमाग आपका हो और शक्ल हमारी हो, मतलब खूबसूरती हमारी हो, तो मतलब कितना अच्छा रहेगा, सोने पे सुहागा, है ना? तो वो बोलता है काश उल्टा हो गया तो, शक्ल हमारी आ जाए और दिमाग तुम्हारी आ जाए। समझ गए? तो ये देखो, उसके लिए हार्मफुल हो सकता है ना? वो सोच रहा है अच्छा है, तो म्यूटेशन हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन चेंजेज लाएगा। लेकिन चेंज अगर आएगा तो इवोल्यूशन होगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सही होगा। अगला देखो, एबिलिटी टू एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर। देखो जो हम लोग पढ़े थे, मेंडल ने बताया था कि कुछ लंबा होगा, कुछ बौना होगा, किसी का फ्लावर ऐसा होगा वैसा होगा, तो कुछ चीज अलग चीजें बनेगी, है ना? ये क्यों बनेगी उसका रीजन यहाँ से निकल रहा था, हम लोग पहले बता चुके हैं। ये जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, उसका मेन रीजन क्या है? यही सब जीन है। बस समझे? अब तो मेंडल की कहानी बहुत पुरानी हो गई। अब तो कहानी हम लोग बहुत आगे एकदम जीन लेवल पहुंच चुके हैं, है ना? वो तो केवल शुरुआत था। चलो, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ है प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल में, ये है रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी लेस रिएक्टिव ऑफ डीएनए, और रीजन ऑफ द म्यूटेबिलिटी या हाई रिएक्टिव ऑफ आरएनए। इसका रीजन थोड़ा समझना है। देखो, जो डीएनए होता है ना, डीएनए स्टेबल, देखो जो चीज ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन कम करेगा। बस समझ रहे हो? जैसे देखो एग्जांपल, जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं, उनको ना जल्दी गुस्सा आता है, ना वो थोड़ी सी खुशी में फूलने लग जाते हैं। बात समझ गए? ऐसे सुनते हो ना, कुछ लोग एकदम टीने जैसे होते हैं, थोड़ा सा बजाओ बजना शुरू, है ना? अब बंद कर दो एकदम शांत, मतलब तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, तुरंत खुश हो जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी से गुस्सा नहीं होते हैं, और जब हो जाते हैं तो वो खतरनाक होते हैं। बात समझ गए? अब इसी प्रकार से आप देखने में बड़े शांत दिखते हैं, मतलब एकदम, अगर थोड़ा सा खुशी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, गम कितना भी आ जाए उनके उसमें देखने को गम चेहरे में नहीं रहेगा। तो वो वही जो स्टेबल होगा वही तो कम रिएक्टिव होगा। बस समझ रहे हो? अब जैसे मतलब कौन गुस्सा वाला आदमी है, तो उनको बोला कैसे बोल दिए तुम हमको, ऐसे आज तुमको हम दफन कर देंगे, तुरंत स्टार्ट, चाहे वो तुरंत ही मरा जाए। बस समझ रहे हो? तो अब देखो ये, अब इसका रीजन क्या है? देखो इसका रीजन क्या है कि पहले तो ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं। म्यूटुअलिटी मतलब हाई रिएक्टिविटी,
इसका इसका कुछ डिफिनेशन क्या है? जो ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको बोलेंगे ना म्यूटेबिलिटी। अब कह तो सकते हैं, वही तो कहना है इसको। क्योंकि क्योंकि ये बग क्योंकि हाँ, क्योंकि ये वर्ड एनसीईआरटी में लिखा है, समझ गए, इसलिए वर्ड यूज किया गया। बहुत सारा वर्ड तुम लोग अपने समझ से। अब जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कहीं एनसीईआरटी में लिखा नहीं गया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम लोग क्या समझोगे, हम समझा रहे हैं, बस समझ गए। अब देखो, क्योंकि ये स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होता है। अब इस अगर डबल स्टैंडर्ड तो स्टेबल होगा ना ज़्यादा, और ये कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए अभी दिखाएंगे आगे जब मिलेगा तो। अब ये देखो प्रेजेंस ऑफ, इसमें इसमें देखो क्या होता है, थायमीन। इसमें क्या होता है, यूरोसिल, एक ये भी एक रीजन है। अब्सेंस ऑफ 2OH इन शुगर, जो इसमें जो OH है वो अब्सेंस होता है शुगर में, और इसमें क्या होता है, प्रेजेंस होता है। देखो इसका क्या मतलब है, देखो अगर इसमें ये OH अब्सेंस है, मतलब अब्सेंट है, तो क्या होगा इससे कि उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि यही पहले फुदकता है, टूट के जाएगा और रिएक्शन करेगा। और इसमें क्या है तो तुरंत निकल जाएगा, हाँ हाँ चलो चलो आ गए चलो करो करो रिएक्शन। बस समझ गए, तो इसका रीजन ये है। बाकी ये यहाँ पर डायग्राम तो दिखाई दे रहा है, तुम लोग इसको पीछे पढ़ चुके हो। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल है, ऐसे बनता है। ये थायमिन का स्ट्रक्चर है, ये यूरोसिल का स्ट्रक्चर है, बस समझ गए। ये इसका एक रीजन हो गया। अब अब एक बात और है, यहाँ देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं, आरएनए वर्ड वाला कहाँ गया, आगे आएगा ना, ये है। अब इसको देखो, इसलिए जो आरएनए होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल। अब देखो एक बात शुरू में हम लोग पढ़े तो जेनेटिक मटेरियल, जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनका मोस्टली आरएनए ही होता है, याद आ रहा है ना शुरू में। जैसे हम लोग में जितने भी मोस्टली जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोकैरियोट हैं और जो बैक्टीरिया वायरस में आते हैं उन सब में आरएनए होता रहता है। ये आरएनए क्या होगा, ये हो गया अनस्टेबल एकदम, इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, कंफ्यूज कर देंगे अगर आएगा तो। हाँ क्या, हाँ वायरस में आरएनए पाए जाते हैं, और चीज़ों में हम लोग में डीएनए देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो आरएनए हाँ क्या, बैक्टीरिया में कहीं कहीं डीएनए मिलता है, लेकिन मोस्टली देखने को मिलेगा आरएनए। अभी देखो हम बताते हैं यहाँ पे, देखो ये आरएनए वायरसेस देखो क्या क्या हैं। बैक्टीरियोफेज जान ही गए हो, तो वैको मोजाइक वायरस जानते हो, हाँ तो वैको जानते हो ना, है नहीं, तो उसका प्लांट होता है, टोबैको का प्लांट होता है, समझ गए। तो उसमें एक वायरस लग जाता है उसके पत्तियों, तो देखो जो वो टोबैको मोजैक वायरस है वो हम लोग के पास आने से पहले उसको खा लेता है। अब उसको खा लेगा तो हम लोग में उसको कोई काम नहीं रह जाएगा, तो इसलिए ये उसको पत्ती को चट कर जाएगा और ये उसके लिए इन्फेक्शन काज करता है। अब डीएनए देखो, डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑन हीटिंग द सेपरेट आई in appropriate conditions they come together in Griffith experiment, so properties of DNA of the heat killed bacteria did not destroy in indicate the stability of DNA। देखो इसका मतलब समझो, एक बार हम लोग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से थोड़ा थोड़ा बात सीखे थे। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इसके पहले जो सबसे पहले आया था वो बताया था ना कि जो आर स्ट्रेन था और एक एस स्ट्रेन था। जो आर स्ट्रेन था वो बीमारी कॉज नहीं करता था, जो एस स्ट्रेन था वो बीमारी कॉज करता था। लेकिन अगर उस एस स्ट्रेन को हीट कर देंगे, हीट किल्ड कर देंगे, तो बीमारी कॉज नहीं करता था। लेकिन उसमें ये मटेरियल जो जेनेटिक मटेरियल था वो था, जब उसको आर से मिलाए थे तो वो वाला उसमें चला गया था। मतलब हीट किल्ड करने पे इसका जो स्टेबिलिटी है वो खत्म नहीं होगी, वो जब उसको हम लोग आर से मिलाएंगे तो वो दूसरे में चला जाएगा। बात समझ रहे हो, भले वो अगर हीट किल्ड कर देगा तो अगर उसको डायरेक्ट डालेंगे तो काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे उसको कोई अपना साथी मिलेगा फिर से वो रेप्लिकेट करना शुरू करेगा। ये वाली बात तो वही कह रहा है इसमें, इसमें हीट किल्ड का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये बैक्टीरिया फेज है, कुछ ऐसा होता है। ये मतलब बहुत ज़्यादा कॉलोनी है इसकी, एकदम खूब ज़्यादा इकट्ठा है। ये टोबैको मोजैक वायरस है, ऐसा कुछ होता है। बाकी समझाया गया, हीट किया गया तो कैसे होगा, ये ओपन होना शुरू होगा,
ज़्यादा हीट करोगे तो ये ऐसे अलग अलग हो जाएगा, कूल करोगे फिर से मिल जाएगा, लेकिन अलग अलग होगा लेकिन ये टूटेगा नहीं। देखो इसमें इधर भी है इधर भी है, दोनों स्टैंड हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। हीट कील्ड करने पे उसकी क्वालिटी नहीं करने वाली है, जैसे उसको कोई मिलेगा फिर से जुड़ के फिर से अपना मटेरियल बना लेगा। आप समझ गए, तो ये बात थी। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो तुम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, ये डीएनए है, इससे क्या बनेगा आरएनए, इससे क्या बनेगा प्रोटीन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाँ सेंट्रल डोग्मा। जो डीएनए से अगर डीएनए बनेगा तो क्या बोला जाएगा, रेप्लिकेशन। ये क्या है ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या है, अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे रेप्लिकेशन। समझ गए, तो ये फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए इज बेटर। यहाँ यहाँ बस समझो, अगर कोई चाहता है कि हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेटर क्या होगा, डीएनए होगा, क्योंकि वही स्टेबल होता है। और समझ गए, आरएनए का कोई स्टेबिलिटी नहीं है, उसको कोई भरोसा नहीं है, कब छोड़ के चला जाए या कब प्रोटीन बन जाए हम उसको कुछ जानते नहीं है। इसलिए अगर अगर जेनेटिक, तभी देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, आरएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं होता। जो समझने के लिए कि जब भी आगे बताएंगे ये मिलेगा, उसमें डीएनए का होता है। ड्यू टू किस लिए, ये स्टेबिलिटी, बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर किसी चीज को, किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो क्या किया जाएगा, डीएनए का। और अगर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है एक से दूसरे में तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, आरएनए। बस समझ गए, ये बात एनसीईआरटी में लिखा है, इसका उल्टा करके 2021 में क्वेश्चन आया था, जो ये है ना इसको रिवर्स कर दिया और क्वेश्चन दिया था, ऐसा करेगा। अब आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। जो आरएनए होता है अब ये तुरंत आगे क्या बनाएगा, प्रोटीन। मतलब आरएनए तुरंत प्रोटीन अब बना देगा और डीएनए तुरंत प्रोटीन नहीं बनाएगा। जो लोग सुलझे हुए लोग होते हैं वो तुरंत लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको अगर एक्साइट करोगे तब वो क्या आरएनए का सहारा लेंगे और फिर लड़ाई करवाएंगे। बात समझ गए, तो डीएनए ऐसा नहीं कर पाएगा। डीएनए जब भी करेगा पहले उसको इसका यूज करना पड़ेगा, तब क्या बनाएगा, प्रोटीन। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो बहुत शांत स्वभाव होते हैं वही केवल दुनिया में रह सकते हैं, जो थोड़ा सा ज़्यादा फुदकना टाइप का होता है उसकी जरूरत पड़ती है ना। तो गर्म दल और नरम दल दोनों चाहिए, है ना। हर जगह अगर सीधी उंगली से घी निकल जाए तो टेढ़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब है कभी ना कोई जरूरत उसको ही पड़ सकती है। बस थोड़ा सा इतना होता है कि ये ध्यान देना चाहिए कि कब हमको अपनी उंगली टेढ़ी करनी है ना। इन्हें तुरंत उंगली टेढ़ी कर लो, अपना अपना समय देखना चाहिए कि अब मेरा समय आ गया है। अभी तक वहाँ समय नहीं था। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा आदमी तुमको वो कर रहा है, उसको सहते जाओ, उसको पीते जाओ, जब अपना समय आएगा तब तुमको दिखाएगा। बस समझ गए, तो बस यही है इसमें। अब यहाँ पे आता है आरएनए वर्ड, ये भी हम लोग उसमें दिया है, ज्यादा इसमें क्या समझना है, यही समझना है। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो एक बात में भूल मत जाना, आरएनए स्टेबल नहीं है, लेकिन पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था। कैसे था देखो, मतलब चाहे जो रहा हो लेकिन हम लोग मानेंगे आरएनए। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए मानेंगे क्योंकि जब हमने बताया था जब प्रोटीन डिस्कवर हुई थी पहले तो अमीनो एसिड मिला था, एवोल्यूशन बताया था ना, क्या बना था, अमीनो एसिड। अब वो जो बना है वो बना था आरएनए से। कहाँ से बना था, आरएनए से। तो लोगों को आरएनए पहले मिला और बोल दिया कि पहली बार डिस्कवर किया जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, आरएनए था। लेकिन स्टेबल जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा। बस समझ गए, क्योंकि डीएनए के बाद आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। इस बात का पहले लोगों को जानकारी नहीं थी ये डीएनए है कि आरएनए है। उसको पता चला कि आरएनए प्रोटीन बनाता है, तो बोल दे कि पहली बार जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हुआ, आरएनए। बात समझ गए, तो इसलिए क्या कहलाया जेनेटिक मटेरियल, आरएनए। अब इट एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट समझते हो, हाँ, जो किसी भी केमिकल इक्वेशन को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उद्दीपित कर दे। और समझ गया ना, उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट।
या उसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। हाँ, मारो मारो मारो, हमारे हैं। ऐसे करते हैं, समझ गए? बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हो तुम। अब अब अगला इसेंशियल इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है ये, मेटाबॉलिज्म में और ट्रांसलेशन में और स्प्लाइसिंग में। तुम लोग इसको तो समझते हो, इसको भी समझते हो, स्प्लाइसिंग ना समझते होगे। अभी जब पढ़ाएंगे डीएनए का, डीएनए से आरएनए का बनना, तो उसमें स्प्लाइसिंग आएगा। कब शुरू होता है, हाँ कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, क्या करेगा, उसमें ये वाला स्टेप आएगा। ठीक है, तो ये इवाल्व होते हैं अराउंड द आरएनए की में। अब देखो ये लिखा है ना, डीएनए इवाल्व फ्रॉम द आरएनए फॉर स्टेबिलिटी। ये बात उन लोग के अकॉर्डिंग थी, जो डीएनए है वो आरएनए से इवाल्व हुआ है। इसका मतलब पहले क्या आया था, आरएनए, फिर क्या आया है, उससे क्या बना है, डीएनए। बस समझ गए, ये हो गया जेनेटिक मटेरियल आरएनए वर्ड। और अभी ये वाली क्लास में हम लोग इतना करेंगे, अभी फिर से दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो हम लोग डीएनए समझ गए, उसका पैकेजिंग समझ गए, आरएनए समझ गए। अब क्या करेंगे, अब ये जो यहाँ पे ये कहानी थी इसकी, देखो क्या करेंगे, यहाँ से देखो डीएनए से जो डीएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा, ये रेप्लिकेशन। अब हम लोग ये समझेंगे कि जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है, उसका कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगा। बस समझ रहे हो? अब उसके हम लोग जब अगली पढ़ेंगे, अभी तो क्या पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन की प्रोसेस कब होती है, कैसे होती है, कितना होती है, किस में होती है, समझ गए? अगली क्लास हम लोग अभी करेंगे रेप्लिकेशन।